हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है, यूकोन प्लेट्यू को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था मिसिसिपी रिवर को लेकर के। तो मिसिसिपी रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, मिसिसिपी रिवर का ओरिजिन लेक इटास्का माना जाता है। उसके बाद में कंप्लीटली मिसिसिपी रिवर जो है कंप्लीटली यूएस कंट्री में फ्लो करती है और फिर साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हुई गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपने आप को मर्ज करती है। ये जो मिसिसिपी रिवर जो है वो यूएस कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इसने काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि ये जो रिवर है वो इस कंट्री के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा मिलियंस की संख्या में जो पीपल है उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। मतलब यूएस कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मिसिसिपी रिवर। यहाँ पर अगर हम व्यू करें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट कंट्री कनाडा और ये है यूएस और ये है इसकी बॉर्डर एरिया। ये आप सभी को देखने पर लग रहा होगा ना, आपको पता भी होगा कि ग्रेट लेक्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट लेक्स जिनको कंप्लीटली या एक साथ जो है ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है और वो कनाडा और यूएस की जो बाउंड्री है उसका फॉर्मेशन करती है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपको लगता है कि रेगुलेटरी जो है वो आपके लिए एक मेजर इशू है, तो आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर टारगेट दे करके आपका सिलेबस को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि 2023 के प्रीलिम से पहले आप अपना सिलेबस जो है वो कवर करके उसका रिविजन भी टाइम टू टाइम कर सकेंगे। इसके साथ में जो आपका स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर जो है वो भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर आपका प्रिपेयर हो पाएगा। तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश हुआ है। तो उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है और लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया गया है। इन सभी के बारे में जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 191 कंट्रीज का ये इंडेक्स हुआ, जिसमें इंडिया को 132 रैंक यहाँ पर मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट 3 डेकेड से अगर हम कंपैरिजन करें, मतलब 30 सालों से अगर हम कंपैरिजन करें, तो पिछले 2 सालों से इंडिया जो है उसका लगातार जो ग्राफ है वो यहाँ पर गिरता जा रहा है। मतलब इंडिया जो है वो एक तरीके से डिक्लाइन स्टेज में अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर शो कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक तरीके से स्टैटिकल टूल है, मतलब एक किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक और सोसाइटी के बेसिस पर, इन डायमेंशंस के बेसिस पर अगर हम देखें तो किसी कंट्री ने ओवरऑल कितना अचीव किया है, इन सभी को मेजर करने के लिए एक स्टैटिकल टूल है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स दे रखे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि अगर हम देखें तो कोविड-19 पेंडेमिक का जब एक तरीके से आउटब्रेक देखने को मिला, उसके बाद में अगर हम देखें तो 90% ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के एक तरीके से डिक्रीज देखने को मिला है। 2021-22 के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिक की, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसी का पार्ट है ये इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किसी भी कंट्री की जो भी अचीवमेंट है वो 3 बेसिक डायमेंशंस के ऊपर इसको काउंट किया जाता है। और ये 3 बेसिक डायमेंशंस हैं, ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एजुकेशन एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब किसी भी पर्सन को कितना अच्छा एजुकेशन मिल पा रहा है, कितनी अच्छी उसको हेल्थ जो सुविधाएं वो मिल पा रही हैं, और उसके लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरीके का है, इसी चीज़ों के ऊपर कैलकुलेट ये किया जाता है। मतलब इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर शो किया जाता है। अब इनका कैलकुलेशन किया जाता है 4 इंडिकेटर के बेसिस पर कि इन इंडिकेटर में अच्छा परफॉर्मेंस अगर किसी कंट्री ने किया है, मतलब वहाँ पर जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इनके 4 इंडिकेटर्स को अगर हम देखें
तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड द ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इन पॉइंट के ऊपर ये जो इंडिकेटर है इनके ऊपर काउंट किया जाता है और फिर किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बेसिक चीजें कि कौन पब्लिश करता है, दूसरा किन किन पॉइंट्स के ऊपर काउंट किया जाता है, ये सारी चीजें जो है वो बेसिक फैक्ट्स हैं, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली किसी भी इंडेक्स के कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं उनको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, यूके की जो मोनार्क हैं और सबसे लंबे टाइम तक उन्होंने यहाँ पर अपना जो रूल किया है, एलिजाबेथ सेकंड, उनकी डेथ हो गई है और अब उनकी जगह जो है वो चार्ल्स थर्ड लेंगे, ये बताया गया है। तो यहाँ पर मोनार्क जो टर्म है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, कोई भी डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है, उस डेमोक्रेटिक कंट्री का, डेमोक्रेटिक पॉलिटी का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, डेमोक्रेटिक मतलब आप समझ लिए ना कि जनता ने, पीपल ने अपना जो भी सरकार है, गवर्नमेंट जो है वो बनाई है, लेकिन उस जो है उस कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो दो तरीके का हो सकता है, मोनार्क भी हो सकता है और रिपब्लिक भी हो सकता है। मोनार्क में क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हेरेडिटरी तरीके से आएगा, मतलब यहाँ पर किसी एक फैमिली को या किसी एक क्लैन को जो है ये पावर दी जाएगी और वो हेरेडिटरी तरीके से, कि उसी फैमिली में किसी की डेथ हो गई फिर उसी की फैमिली का कोई पर्सन जो है एक्वायर करेगा, तो ये होता है मोनार्क। डेमोक्रेटिक पॉलिटी में एक टर्म होती है मोनार्क जिसमें हेरेडिटरी पोजीशन होती है, और दूसरा होता है रिपब्लिक जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर के आता है। तो हमें, आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट, मतलब हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली तरीके से चुने जाते हैं और 5 साल की टर्म के लिए चुने जाते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम यूएसए में देखें तो वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो डायरेक्टली चुने जाते हैं। ओके, तो रिपब्लिक जो टर्म है वो एक चीज ये भी शो करती है कि ये जो पोस्ट है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट है, किसी भी कंट्री को, कंट्री का जो हेड होगा वो एक ओपन पोस्ट है। कंट्री का कोई भी पर्सन जो बेसिक कंडीशंस को कंप्लीट करता है वो इसके लिए चुनाव में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कर सकता है। ओके, तो ये मोनार्क और रिपब्लिक के बारे में हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं डिस्कस किए। रिपब्लिक जो वर्ड है वो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म है और इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि स्पेसिफिक जो टर्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वो उनका क्या क्या एक तरीके से मीनिंग है और किस तरीके से वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर हम यूपीएससी की बात करें तो बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर, जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उस टर्म को लेकर के या उस कॉन्सेप्ट को लेकर के होना चाहिए, तभी जा करके आप यूपीएससी प्रीलिम्स से स्पेसिफिक अगर हम देखें तो वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्लियर कर पाते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के है। आप सभी को पता है 2020 में गालवान वैली में क्लैश हुआ, उसके बाद में रेगुलर इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो रीजन है उसको लेकर के डिस्कशन चल रहा था और जो भी इशू है उसको सोल्व करने की कोशिश चल रही थी। डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर, बार बार जो डिस्कशन है वो मिलिट्री लेवल पर, जो भी ऑफिसर लेवल है उन सभी पर डिस्कशन किया जा रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट निकल करके नहीं आ रहा था। लेकिन अभी इंडिया और चाइना ने ये डिसाइड किया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो भी फ्रिक्शन पॉइंट है वहां पर जो भी उनकी आर्मी अवेलेबल थी उसको डिसएंगेज करेंगे, मतलब उन पॉइंट से अपने आप को विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि हो सकता है कि ये चीजें इसलिए की जा रही हो क्योंकि अभी जो है वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है और इसमें इंडिया से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर हम देखें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ बायलैटरल रिलेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके की सिचुएशन वर्ल्ड लेवल पर बनी हुई है उससे भी इन पॉइंट्स को लेकर के ध्यान में रखा जा रहा है कि अगर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें रशिया भी आता है और रशिया को सपोर्ट करने के लिए अभी जो चाइना और इंडिया जो है उन्होंने वोस्टॉक 2022 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि कोई भी लेवल पर, जैसे कि यूएस लेवल पर या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में इंडिया के रिलेशन है, तो वहां पर भी कोशिश की जा रही है कि इस तरीके के रिलेशन हो ताकि ये देखे कि हाँ
इनके जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे इश्यूज को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया ने तो देखो अपनी बैलेंस पॉलिसी को फॉलो करते हुए दोनों ही तरफ, यहाँ पर रशिया तरफ भी अपना जो बैलेंस है वो बना करके रखा और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में जो अपने रिलेशन है उनको भी बना करके रखा। तो यहाँ पर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर बोला गया है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग जो एरिया है वहीं पर जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वहीं पर पुलबैक जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हुआ है। तो वो सारे पॉइंट्स जहाँ पर इशू बना हुआ था उनकी लोकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन, इसको 2019 में बाइफर्केशन कर दिया गया 2 यूटीज में, और ये जो रीजन है वो आता है लद्दाख यूटी के अंडर। तो यहाँ पर इस एरिया को चाइना ने अपने अंडर कर रखा है, अक्सई चीन के नाम से इसको जानते हैं, और इंडिया जो है वो इसके ऊपर अपना क्लेम करता है और चाइना जो है वो अपना क्लेम करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो है गालवान वैली, जहाँ पर क्लैश हुआ था। तो ये है गालवान वैली। इसके बाद में गोगरा हॉट स्प्रिंग जो है वो ये वाला एरिया है, ये लोकेटेड है गोगरा हॉट स्प्रिंग। पेंगोंग सो लेक जो है, यहाँ देखिए ये पेंगोंग सो लेक है और इसका नॉर्दर्न पार्ट है और इसका सदर्न पार्ट है। तो इसको लेकर के भी इशू हुआ था, चाइना ने इसके बहुत सारे एरिया के ऊपर क्लेम किया था। तो इंडिया ने यहाँ पर काउंटर करने के लिए पेंगोंग सो लेक का जो सदर्न पार्ट है उसको अपने अंडर किया और जो उसका हिली और माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर जो हाइट है उसको अपने अंडर करके एक तरीके से चाइना को काउंटर करने की कोशिश की थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। ये काराकोरम पास है, यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी है, यहाँ पर ये वाई जंक्शन है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इस तरीके की कोई टर्म अगर न्यूज़ में रहती है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके प्लेसेस इन न्यूज़ के बेसिस पर भी उनके लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस कोटा। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका डिस्कशन कर रहा है कि किन पॉइंट्स के बेसिस पर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को जो रिजर्वेशन दिया गया उसको किस तरीके से आप किन किन पॉइंट्स के बेसिस पर ये वायलेशन देखने को मिलता है। क्योंकि एक पिटीशन जो डाली गई इसमें बोला गया कि ईडब्ल्यूएस जो कोटा है जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा उन सेक्शंस को सोसाइटी के जो इकोनॉमिकली बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को लेकर के क्वेश्चनिंग की गई कि देखो इंदिरा साहनी केस में ये क्लियरली बोला गया था कि प्योरली इकोनॉमिक के बेसिस पर जो है वो रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8 लाख की लिमिट डिसाइड की गई है और 8 लाख की लिमिट जो है वो ओबीसी के लिए क्रिमिलियर पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड की गई है। तो एक तरीके से क्लैश करता है ये पॉइंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो सोसाइटी के सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एससी एंड एसटी को जो है वो रिजर्वेशन देने से मना करता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के इशू बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो है इनके ऊपर डिस्कशन कर रहा है और उनका ये मानना है कि अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है या नहीं करता है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करके ये जो रिजल्ट है वो निकल करके सामने आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वेस्ट बंगाल के जो सीएम हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है कि देखो अभी बांग्लादेश की जो पीएम है वो इंडिया की विजिट के टाइम में स्पेसिफिक 54 रिवर्स ऐसी हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वाटर जो है वो शेयर होता है 54 रिवर का। तो इनको लेकर के कुछ रिवर्स को लेकर के डिस्कशन हुआ। सबसे पहले तो गंगा रिवर जो है उसको 1996 में उसकी एक कमेटी बनाई गई थी और उसी कमेटी के लिए अब रिव्यू कमेटी जो है टेक्निकल कमेटी बनाई गई है जो टाइम टू टाइम इस ट्रीटी को ओवरव्यू करे और जो भी इश्यूज है उनको सोल्व करने की कोशिश करे। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो रिवर है फेनी रिवर उसको लेकर के यहाँ पर रिजल्ट निकल करके आया कि फेनी रिवर में वाटर शेयरिंग, कुशियारा जो रिवर है उसमें वाटर शेयरिंग को लेकर के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो तीस्ता रिवर है, तीस्ता रिवर का ओरिजिन आप सभी को पता है कि सिक्किम स्टेट से होता है और उसके बाद में वो वेस्ट बंगाल स्टेट में भी एंट्री करती है और फिर लास्ट में बांग्लादेश कंट्री में एंट्री करके जमुना रिवर में अपने आप को मर्ज करती है। तो तीस्ता रिवर के लिए वाटर ट्रीटी जो की गई है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वेस्ट बंगाल की जो सीएम है उन्होंने बोला है कि तीस्ता रिवर को लेकर के डिस्कशन कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के साथ में, लेकिन उन्होंने वेस्ट बंगाल को यहाँ पर इस मीटिंग में शेयरिंग नहीं दिया। तो इसको लेकर के उन्होंने बोला है कि हम जो है वो एग्री नहीं करते इन बातों के ऊपर कि जो बायलेटरल इशू जो है उनको
वेस्ट बंगाल जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता, ना कि सेंट्रल लेवल। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हुई, जो भी ये डिस्कशन हुआ, जो भी एक रिजल्ट निकल करके आया, उसमें वेस्ट बंगाल का इंक्लूजन होना मस्ट था। नेक्स्ट आर्टिकल है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ के नाम से चेंज कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, जिसको पहले हम राजपथ के नाम से जानते थे। तो उसके बारे में बोला गया है कि एक तरीके से जो कॉलोनियल एरा है उसको शो करता है राजपथ वर्ड। और राजपथ वर्ड जो है वो हमें एक तरीके से किसी अदर कंट्री की जो डोमिनेंस है उसके ये सारी जो फीलिंग्स है वो देने की कोशिश करता है। ए सिंबल ऑफ स्लेवरी के रूप में हमें शो होता है। तो हम जो है राजपथ वर्ड को इरेज करते हैं और राजपथ को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा उन्होंने इंडिया गेट की जो कैनोपी है वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की जो स्टेचू है उसका भी इनॉग्रेशन किया है। ये जो कैनोपी है इंडिया गेट की, यहाँ पर किंग जॉर्ज 5 का जो स्टेचू है वो पहले लगा हुआ था ब्रिटिश रूल के टाइम में, लेकिन इसको अब रिप्लेस करके यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टेचू है उसको यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमारी कंट्री के फ्रीडम के लिए उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट दी थी और उन्होंने इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेट का जो स्टेटस है उसके ऊपर एक तरीके से एग्री होने की कोशिश की थी। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो बहुत सारे पॉइंट्स के बेसिस पर कांग्रेस से अपनी आइडियोलॉजी जो है वो शेयर नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि कंप्लीटली फ्रीडम जो है वो इंडिया को मिलनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जो बर्थ जो डेट है वो 23 जनवरी है और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल जो है 2022 में उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो बहुत सारी आइडियोलॉजी के बेसिस पर कांग्रेस से एक तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे। 1938 का कांग्रेस का जो सेशन रहा, हरिपुरा सेशन, उसमें वो प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के। फिर 1939 में जो त्रिपुरी सेशन रहा कांग्रेस का, उसमें उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया जो महात्मा गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव थे इस इलेक्शन में कांग्रेस के हेड बनने के लिए, कांग्रेस के चेयरमैन बनने के लिए, और दूसरी तरफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के चेयरमैन के रूप में दोबारा से इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। और फिर उनकी जगह पर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो यहाँ पर कांग्रेस के चेयरमैन बनते हैं। ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो विवेकानंद जी की टीचिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उनको अपना स्पिरिचुअल गुरु जो है वो मानते थे। चित्तरंजन दास को वो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। चित्तरंजन दास का न्यूज़पेपर भी था फॉरवर्ड और उसके एडिटर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना खुद का न्यूज़पेपर स्वराज स्टार्ट कर लिया था और कांग्रेस से अलग होने के बाद में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी द फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो स्टार्ट की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जब भी कोई स्पेसिफिक टर्म हो तो देखो, करंट अफेयर्स जो है ना वो कोई स्पेसिफिक हवा नहीं है। सिर्फ आपको इतना करना है कि जो भी करंट में चल रहा है, जैसे स्पेसिफिक कोई न्यूज़ चल रही है, स्पेसिफिक कोई स्कीम चल रही है, तो उसको आप स्टैटिक से कैसे रिलेट कर सकते हो कि बैकवर्ड टाइम में जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी या इसी गवर्नमेंट ने बहुत टाइम पहले इसी को लेकर के क्या कोई नई पहले कोई स्कीम लॉन्च कर रखी है। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके आप स्टैटिक से रिलेट करके किसी भी करंट को पढ़ सकते हो। दूसरा, कोई भी टर्म न्यूज़ में है तो उसको अपनी जो भी अपनी बेसिक बुक्स हैं उनके स्टैटिक के साथ में रिलेट करके स्टडी करो। इससे जो है वो करंट अफेयर जो एक स्पेसिफिक हवा माना जाता है कि करंट अफेयर्स को क्लियर करो, करंट अफेयर्स को क्लियर करो। करंट अफेयर्स कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके स्टैटिक का एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो अगर आपका स्टैटिक पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्डल क्रिएट नहीं होगी। सिर्फ ये होता है कि जब आपके करंट अफेयर्स में कोई न्यूज़ चल रही होती है तो उसमें एडिटोरियल पेज पर उसको लेकर के बहुत सारे राइटर्स अपने अपने व्यू लिखते हैं, तो एक ही पॉइंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव आपको जानने को मिलते हैं और ये चीज़ें आपको मेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो जो करंट अफेयर्स है उसका स्पेसिफिक कोई हवा आपको नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि उसको जब भी कोई टर्म न्यूज़ में हो तो उसको आपको अपने स्टैटिक से रिलेट करके स्टडी करनी है ताकि आपका स्टैटिक और करंट अफेयर जो है वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में तैयार हो सके। ओके,
नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर रिलेट किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस न्यूज में, तो उसका जो स्टैटिक पार्ट है डिस्कस कर लिया। यहाँ पर जो है वो तीस्ता रिवर न्यूज में, तो इस तीस्ता रिवर को ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस कर लिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स न्यूज में, तो इसके बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। ओके, तो इस तरीके से आप जो है वो स्टैटिक के साथ में रिलेट करके स्टडी करने की कोशिश किया करो, ताकि बहुत सारा जो बर्डन है ना वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल बेस पर, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैक्सिमम जो आर्टिकल है वो पॉलिटिकल बाइस्ड है। यहाँ पर जो फर्स्ट अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस दोबारा से अपने आप को रिवाइवल स्टेज में लाने के लिए प्रोसीजर कर रही है। यहाँ पर जो है वो आम आदमी पार्टी के बारे में रखा गया है। ये जो आर्टिकल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राइटर जो है उन्होंने बोला कि कोविड का आउटब्रेक हुआ, कोविड का आउटब्रेक होने से सभी कंट्री जो है इफेक्ट हुई, ना सिर्फ कंट्री इफेक्ट हुई, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर भी देखने को मिला। राइटर ने यहाँ पर ये बताया है कि देखो लास्ट अगर हम 100 ईयर्स में देखें तो मोस्ट सीवियर पेंडेमिक के रूप में कोविड-19 सामने आया। 18 मिलियन पीपल जो हैं वो कोविड-19 के टाइम उनकी डेथ हो गई। अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे ज़्यादा इतनी संख्या में लोग एक साथ जो हैं वो उनकी डेथ हुई है। 120 पीपल जो है वो एक्सट्रीम पुअर्टी स्टेज में चले गए, लोगों की जॉब जो है वो चली गई, लोगों का जो बिजनेस है वो काफ़ी डिग्रेड स्टेज में चला गया। मतलब ना सिर्फ लोगों की डेथ हुई है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। तो राइटर का ये बोलना है कि कोई भी सभी जो हैं कोविड से किस तरीके से निपटा जाए, कोविड में वैक्सीन जो है वो किस तरीके से उसके ऊपर काम किया जाए, लेकिन कोई भी जो कंट्री है वो इस पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है कि क्या इस तरीके से प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया जाए कि इस तरीके की प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में हमें देखने को मिले तो लोगों की जो लाइफ है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो डिवास्ट स्टेज में ना जा पाए। तो यहाँ पर राइटर ने सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली कि देखो कोविड हुआ, वैक्सीन की बात आई। वैक्सीन की जब बात आई तो यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं और उन डाटा में शो करने की कोशिश की गई है कि हमने तो वैक्सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इक्वलिटी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम बात करें तो जो लो इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। वहाँ पर अभी भी सिर्फ 3 to 4% जो लोग हैं जिनको वैक्सीन अवेलेबल हो पाई है, और वो भी सिर्फ 1 डोज। हालांकि जो मिडिल इनकम और हाई इनकम जो कंट्रीज़ हैं उनमें वैक्सीन की जो डोज है वो 70 to 80% लोगों का कवर उसमें किया जा चुका है। लो इनकम में सिर्फ 3% लोग, और वो भी 1 डोज जो है। तो ये चीज़ें हमें शो करती है कि डिफरेंस देखो आप कितना है सोसाइटी में, कि जिनके पास, जिन कंट्रीज़ के पास मनी है वो ईजिली जो है वो वैक्सीन को अवेल कर सकते हैं। जिनके पास मनी नहीं है, जब मनी नहीं होगा तो ना तो उनके पास में रिसर्च के लिए मनी होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी मनी इन्वेस्ट करने पर ही कुछ रिजल्ट निकल करके आते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वैक्सीन की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कोविड की सेकेंड वेव से पहले इंडिया ने बहुत सारी वैक्सीन जो है वो लगभग 70 to 80 कंट्रीज़ में अवेलेबल करवाई थी। लेकिन जब कोविड की सेकेंड वेव के टाइम में इंडिया में जो है जब कमी महसूस हुई कोविड की वैक्सीन की, तो इंडिया ने इसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया था। वैसे अगर हम बात करें तो कोविड पैंडेमिक के ना सिर्फ इंडिया ने वर्ल्ड लेवल पर वैक्सीन प्रोवाइड करवाई, अपने रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर फूड प्रोडक्ट्स, अदर इश्यूज को लेकर के प्रॉब्लम है तो उन सभी को सोल्व करने की कोशिश की। जैसे मेडिसिन अवेलेबल करवाई, ग्रेन्स अवेलेबल करवाई, और भी बेसिक जो भी अम्यूनिटीज़ हैं वो सब प्रोवाइड कराने की कोशिश की। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से इंडिया का जो रोल रहा है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस तरीके के जो पेंडेमिक है, क्योंकि जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक के केसेस कम हुए, दोबारा से WHO ने डिक्लेयर किया कि मंकी पॉक्स के जो केस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरीके का जो इशू है, इस तरीके की जो पेंडेमिक है वो टाइम टू टाइम अपने आप को एक तरीके से रिपीट कर सकते हैं या नए आउटब्रेक देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि वर्ल्ड की जो सभी गवर्नमेंट है उनको एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए कि इस इनिशिएटिव के बेसिस पर जो भी वर्ल्ड लेवल पर पुअर लोग हैं, पुअर कंट्री है, उन सभी के सपोर्ट के लिए काम किया जाएगा। और फ्यूचर में अगर इस तरीके का पेंडेमिक देखने को मिलता है तो उसको ईजिली निपटा जा सके, किसी भी पर्सन को इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को ना मिले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं। ये जो डाटा है वो हमारे इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज को लेकर के हैं, जैसे कि UAPA
यूएपीए एक्ट क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। नेक्स्ट है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड सेक्शन 153A। ये क्या है? इंडियन पीनल कोड का ये सेक्शन कि अगर आप रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इनके बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स में अगर एनमिटी को, शत्रुता को प्रमोट करते हो तो इनके बेसिस पर क्या है, इस सेक्शन के बेसिस पर आईपीसी के सेक्शन 153A के बेसिस पर आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बता रखा है कि इन एक्ट के बेसिस पर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट तो किया गया है, लेकिन उनकी जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम है। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि इन लॉज का गलत तरीके से मिसयूज करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के बहुत सारे जो लोग हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि मार्च 2022 तक अगर हम बात करें तो पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर 5422 जो केस हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं। बात करें हम यूएपीए एक्ट की, तो यूएपीए एक्ट में 2018 से 2020 के बीच में 4690 जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन 3% लोग जो हैं उनको ही कन्विक्शन, मतलब यहाँ पर अरेस्ट किया गया, लेकिन उनको जो भी उनको अरेस्ट है उनको कन्विक्शन में चेंज जो है वो 3% लोगों का ही देखा गया। मतलब आप रेशियो देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो लोग हैं, जो अदर जो लोग हैं, और उनको ना तो अरेस्ट करने के बाद में ना तो उनकी जो कन्विक्शन जो है, मतलब जेल जो है वो उनको हो पाती है, ना ही उनको बेल मिल पाती है। तो काफ़ी जो ये लॉज हैं इनका गलत और मिसयूज किया जा रहा है। इसी के बेसिस पर यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं वो दिए हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर देखो हिजाब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन हुआ, कर्नाटका की एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने इसको लेकर के पिटीशन डाली है। सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया कि देखो कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो चीज़ है वो अगर आपको एक तरीके से सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है तो इसका जो रिजल्ट है वो स्टेट निकाल करके लेके आएगा। ये सबको क्लियर है। तो आर्टिकल 25 में ये बात बोला गया है कि हर किसी पर्सन को अपने रिलीजन को प्रमोट करना, उसकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं उन सभी को फॉलो करना। तो यहाँ पर इस्लाम में जो हेड स्कार्फ होता है, मतलब जो एक तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाता है, यहाँ देखिए हिजाब जो कैरी किया जाता है, उसको लेकर के जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि हिजाब जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का या इस्लाम कम्युनिटी का एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है। बाद में ट्रेडिशन के बेसिस पर इसको अक्वायर किया गया है, और फिर जो कम्युनिटी की जो वीमेन है, मुस्लिम कम्युनिटी की जो वीमेन है, वो इसको रेगुलर यूज़ में करने लग गई। तो इसी के बेसिस पर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी ड्रेस आप फॉलो कर रहे हो वो किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो यहाँ पर जो एडवोकेट है उन्होंने बोला कि अदर कम्युनिटी, जैसे कि हाथ में कड़ा पहनना, सर पे टर्बन रखना, या और भी जो है वो एक तरीके से वो तो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हिजाब जो पहना जा रहा है क्या वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है? उसकी जो भी पार्ट है वो किसी ना तो किसी को इफेक्ट कर रहे हैं, ना किसी को वो उसकी वजह से कोई परेशानी हो रही है। क्योंकि आर्टिकल 25 ये बोलता है, हमारा फंडामेंटल राइट, कि अगर पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरलिटी अगर ये इफेक्ट हो रहा है तो किसी भी ट्रेडिशन को जो है वो नलिफाई डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ना तो इसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट हो रहा है, ना हेल्थ इफेक्ट हो रही है, ना मोरलिटी इफेक्ट हो रही है, फिर हिजाब को यहाँ पर काउंटर क्यों किया गया है? क्योंकि ये देखने को मिला था कि कर्नाटका में कुछ लोग जो है, जब हिजाब कैरी किया जा रहा था इस्लाम कम्युनिटी के द्वारा, तो कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर सेफ्रॉन कलर के जो सोल हैं वो उड़ करके आने लग गए थे। तो इसकी वजह से सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती, और उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर इस्लाम कम्युनिटी जो हिजाब जो कैरी करती है उसी को लेकर के स्टेटमेंट दिया गया था। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या रिजल्ट लेकर के आती है? देखो, जुडिशरी ने अपनी तरफ से ये बात बोला है कि अगर हिजाब कैरी किया जाता है उसकी वजह से अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है तो फिर इशू क्या है? फिर क्यों उसको रेगुलर नहीं किया जा सकता? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको अपना प्रेजेंट टाइम में इंटीग्रल पार्ट माननी है, और उनकी जो ट्रेडिशन है उनको सिक्योर करना जो है वो हमारे स्टेट का काम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो हमारी ट्रांसजेंडर पॉलिसी है उसमें नेक्स्ट 3 मंथ्स में काम हो, और जो भी जॉब पॉलिसी है
उसके लिए ट्रांसजेंडर मतलब ट्रांसजेंडर ये चाहते हैं कि जॉब में उनको दिया जाए, जॉब जो है उनको दी जाए। तो जो भी हमारी ट्रांसजेंडर जो एक्ट है, ट्रांसजेंडर जो पॉलिसी है, उसके बेसिस पर आप उनको जॉब दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, इसके लिए क्लियरली जो विजन है वो दिया जाना चाहिए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये बात बोली है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी सामने रखे कि किस तरीके से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो रिलेट कर रहा है फॉरेन पेज पर, और फॉरेन पेज पर यूके की जो मोनार्क है जिनकी डेथ हुई है उन्हीं के बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा ये बताया हुआ है कि यूएस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को सपोर्ट करेगा, क्योंकि रशिया के साथ में जिस तरीके के इशू देखने को मिल रहे हैं यूक्रेन और अदर कंट्रीज़ को, उन सभी को सोल्व करने के लिए मनी जो है वो इन्वेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। $2 बिलियन का यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है यूएस के द्वारा। तो ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।